सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती के समारोह की। यहां पर मूर्ति अनावरण समारोह भी आयोजित किया गया। 12 फीट ऊंची और 1400 किलो वजनी अष्टधातु की निर्मित प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और मौका था वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती का, जिसके समारोह के दौरान मूर्ति अनावरण समारोह भी आयोजित किया गया। 12 फीट ऊंची इसकी लंबाई और 1400 किलो वजनी अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर के जीवन चरित्र पर इस दौरान अपने संबोधन के दौरान प्रकाश भी डाला। ये तमाम बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही जब वो पहुंचे और इस समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। वीर दुर्गादास राठौर के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर ये पूरी संबोधन के दौरान उनकी बातें रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसे सपूतों से हमें प्रेरणा मिली है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो किया भी करती है और ऐसे सपूतों से, वीर दुर्गादास सरीखे सपूतों से हमें प्रेरणा मिलती है। राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति को लेकर कहा जाता था कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। हमें ऐसा करने की प्रेरणा वीर दुर्गादास जैसे सपूतों से मिलती है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी है कि इससे पहले उनकी इतनी भव्य प्रतिमा क्यों नहीं लगवाई गई। यानी कि शायद ये एक तरीके का कटाक्ष और एक तंज भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस शासित प्रदेश है राजस्थान, लेकिन उनका कहना था कि इतनी भव्य प्रतिमा अब यहाँ पर जाकर लगी है। इस चीज की उन्हें हैरानी है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वीर दुर्गादास का, उसका इतिहास में भी काफी वर्णन है। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व अद्भुत था, स्वामी भक्त, ईमानदारी और शौर्य उनकी परिभाषा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के नेता करते हैं दुष्प्रचार। मैं कहता हूं देश की सीमाएं सुरक्षा नेता नहीं जवान करते हैं। जवान वो हैं जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं देश के जवान। राजनाथ सिंह ने इस दौरान चीन भारत सीमा विवाद पर भी कहा कि 2-3 घटनाएं ऐसी है जिसकी जानकारी हम कुछ लोगों को ही है। यदि मैं इसका खुलासा कर दूं तो आप सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है। देश की आन बान शान पर नहीं कोई आ जाएगी, और ये आश्वस्त भी उन्होंने सभी लोगों को किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम बातें वीर दुर्गादास के प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान आज जोधपुर में कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जल्द ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाएं, यही प्रार्थना है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को लेकर के प्रार्थना की है। आपको जानकारी साथ ही दे दें कि सोनिया गांधी दूसरी दफा इस वेव में कोरोना पॉजिटिव हुई है। इससे पहले भी कोविड पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाना पड़ा था, क्योंकि लंग इन्फेक्शन उनमें आया था। उसके बाद लगातार तबीयत उनकी नासाज रही, लेकिन एक बार फिर से जब कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद एक्टिव एक बार फिर से सियासी गतिविधियों में वो हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने आज ये ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है। और उनके अच्छे स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रार्थना की। राजस्थान में कांग्रेस के गुप्त सर्वे सूत्रों के अनुसार एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर ये सर्वे करवाए हैं। गुप्त सर्वे इन्हें बताया जा रहा है और इसके पीछे की स्थिति भी आपको बताएंगे। हालांकि इसके साथ ही एक सर्वे स्वतंत्र स्तर पर भी हुआ है, यानी कि गुप्त सर्वे तो रहे लेकिन स्वतंत्र स्तर पर भी सर्वे रहे। बीते दिनों राजस्थान में 3 गुप्त सर्वे कराए गए, ये जानकारी सामने आई। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के बाद में एक सर्वे करवाया गया था, और अब कांग्रेस में उस समय जब विवाद पनप रहा था, आंतरिक विद्रोह तब बनी थी सर्वे की रणनीति। यानी कि आंतरिक विद्रोह जब हुआ था, एक बारगी के लिए सरकार पर जब संकट आ गया था, तो कांग्रेस में उस समय सर्वे की रणनीति बनी थी और ये सर्वे गुप्त रखा गया। आगे भी बगावत की बनेगी स्थिति तो क्या रणनीति रहेगी, एक तरीके से पहले से ही इस चीज का अगर प्रबंध रहेगा तो और भी ज्यादा आसानी हो पाएगी ऐसे संकट से पार पाने में। और इसको लेकर के ये गुप्त सर्वे, एक और सर्वे तो पीके के साथ काम कर चुकी टीम ने किया, यानी कि एक सर्वे तो पीके के साथ काम कर चुकी एक टीम ने किया था। ये बात उस समय सामने आई जब आंतरिक कलह कांग्रेस में हो रही थी, लेकिन एक सार्वजनिक सर्वे भी रहा। तो कुल मिलाकर के ऐसे 3 सर्वे इस दौरान कांग्रेस ने किए।
युवा बेरोजगारों का 18 अगस्त से युवा संवाद रहेगा। कैसे? 21 अगस्त को गुजरात कूच भी करेंगे, क्योंकि गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं के विरोध में कूच रहेगा। 21 अगस्त को कूच और सितंबर में महापड़ाव का ऐलान किया गया है। 18 अगस्त से पाली से शुरू होगा युवा संवाद कार्यक्रम और 20 अगस्त को डूंगरपुर में युवा संवाद कार्यक्रम का अंतिम चरण रहेगा। 21 अगस्त को पालनपुर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध सभा। तो ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कार्यक्रम जहां युवा बेरोजगारों का 18 अगस्त से युवा संवाद रहेगा। 21 अगस्त को गुजरात कूच करेंगे। गुजरात चुनाव में कांग्रेस नेताओं के विरोध में कूच की जाएगी और 21 अगस्त को कूच और सितंबर में महापड़ाव का ऐलान किया गया है। 18 अगस्त से पाली से युवा संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। 20 अगस्त को डूंगरपुर में युवा संवाद कार्यक्रम का अंतिम चरण और 21 अगस्त को पालनपुर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये विरोध सभा बेरोजगार युवाओं के द्वारा की जाएगी। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी डेनमार्क से स्वदेश के लिए रवाना हुए। करीब एक सप्ताह की यात्रा के सुखद अनुभवों के साथ स्वदेश अब डॉक्टर महेश जोशी लौट रहे हैं। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी गया था, जो कि उनके साथ अब स्वदेश लौट रहा है। डेलीगेशन में शामिल सभी सदस्य स्वदेश लौटने के लिए एयरपोर्ट से फ्लाइट में सवार हो गए हैं। आज रात्रि 11:30 बजे दिल्ली वो सभी पहुंच जाएंगे। इसमें जलदाय मंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही डेलीगेशन के जितने भी सभी सदस्य थे वो भी आज स्वदेश वापसी उनकी होने वाली है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी डेनमार्क गए थे। लगभग एक सप्ताह उन्होंने वहां पर व्यतीत किया। स्वदेश के लिए अब वो वहां से निकले हैं। करीब एक सप्ताह की यात्रा के सुखद अनुभवों के साथ स्वदेश वापसी डॉक्टर महेश जोशी की है और उनके नेतृत्व में जो डेलीगेशन गया था वो भी आज उनके साथ लौट रहा है। आगे बढ़ते हैं। जल्द हो सकते हैं प्रदेश भाजपा में बदलाव। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आई है। दिवाली के बाद प्रदेश भाजपा चुनावी मूड में नजर आएगी और इसके तहत प्रदेश भाजपा में देखने को मिल सकते हैं बड़े स्तर पर बदलाव की, यानी कि चुनावी मोड में अब भारतीय जनता पार्टी हर दिन के साथ में नजर आ सकती है और प्रदेश भाजपा में बदलावों के संकेत भी मिले हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि दिवाली के बाद प्रदेश भाजपा अब चुनावी मोड में आ जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को दिवाली के बाद में और भी कम समय रह जाएगा। अगले साल 2023 में दिसंबर में ये चुनाव होने वाले हैं और दिवाली के साथ में, यानी कि दिवाली के महीने के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी में प्रादेशिक स्तर पर कई परिवर्तन और कई बदलावों के संकेत भी मिले हैं। इसके तहत प्रदेश भाजपा में देखने को मिल सकते हैं बड़े स्तर पर बदलाव, यानी कि छोटे बदलाव नहीं बल्कि बड़े स्तर पर ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के ब्राह्मण शहरों को जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जहां प्रदेश के ब्राह्मण शहरों को वरीयता दी जा सकती है, इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आलाकमान भी मजबूत शहरों को लेकर के विचार विमर्श कर रहा है। तो ये तमाम वो बदलाव जो कि एक बड़े स्तर पर इस दिवाली के महीने के बाद से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में अब अगले साल 2023 में दिसंबर में चुनाव होने हैं और जैसे जैसे एक एक महीना गुजर रहा है, चुनावों के और नजदीक जा रहे हैं और जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं राजस्थान में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश में जुट गई है। राज्य सरकार के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बीजेपी के निशाने पर। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। जयपुर जिले में खोले गए स्कूलों को लेकर के बोले रामलाल शर्मा। कहा, स्कूलों के नाम पर शहीदों को तबादले का लाभ देने की योजना है। इन स्कूलों के भौतिक सत्यापन में सच्चाई सामने आ सकती है। एक तरीके का बयान उनका है। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में जितनी भी स्कूलें खोली गई है उसको लेकर के स्कूलों के नाम पर अगर शहीदों के तबादलों का लाभ मिलेगा तो स्कूल क्यों नहीं खोली जाएगी, कहना है रामलाल शर्मा का। उन्होंने कहा कि स्कूलों के भौतिक सत्यापन अगर कराए जाएं तो इसमें सच्चाई सामने आ सकती है। स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए कक्ष नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए स्कूल खोली गई है। गरीब बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। कैडर बनाकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संचालन करने की मांग भी उन्होंने की है। तो एक तरीके का बड़ा बयान अपनी ओर से दिया है बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं राज्य सरकार के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर देखिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमेशा से रहे हैं। अपने बयानों के जरिए लगातार ये बातें करते आई है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान की यहाँ बात कर रहे हैं रामलाल शर्मा, जिन्होंने कहा कि स्कूल के नाम पर शहीदों के तबादलों का लाभ देने की योजना है। इन स्कूलों के भौतिक सत्यापन में सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि आगे उन्होंने और भी कहा, उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए कक्ष नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए स्कूल खोली गई है। गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कैडर बनाकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संचालन करने की मांग भी उन्होंने अपने इस बयान की बात की।
मधुकर गुप्ता बने हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर ये नियुक्ति उन्हें दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्वाधिकारी है मधुकर गुप्ता। भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक लंबा अनुभव रहा है, पूर्वाधिकारी हैं। अगले 5 वर्षों के लिए या फिर 65 वर्ष तक की आयु की नियुक्ति रहेगी। केंद्र और राज्य में अहम पदों पर मधुकर गुप्ता रह चुके हैं और उनके इसी अनुभव को देखते हुए ये प्रशासनिक नियुक्ति की गई है, यानी कि मधुकर गुप्ता राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज आदेश जारी किया जिसमें उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मधुकर गुप्ता हैं। एक बड़ा लंबा उनका ये सियासी सफर रहा है और साथ ही साथ प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास में काफी रहा है। अगले 5 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु, क्योंकि 65 वर्ष की आयु पहले वो क्रॉस कर जाएंगे तो उनकी नियुक्ति उसके हिसाब से यहाँ पर डिजाइन की गई है। केंद्र और राज्य में अहम पदों पर भी रह चुके हैं मधुकर गुप्ता। केंद्र में सार्वजनिक उपक्रम में संयुक्त सचिव का जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी और प्रदेश में उच्च शिक्षा साथ ही परिवहन में प्रमुख सचिव की अहम जिम्मेदारी मधुकर गुप्ता ने अब तक निभाई है। ये उनके अनुभवों की फहरिस्त है जिसके अंदर आरयू में परीक्षा प्रणाली के सुधारक के रूप में भी मधुकर गुप्ता को जाना जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा प्रणाली के सुधारक के रूप में उनका नाम यानी कि मधुकर गुप्ता का नाम सामने आता है। उत्तर पुस्तिका की जांच प्रणाली में भी उन्होंने कोडिंग प्रणाली आजमाई थी। उन्हीं की देन थी कि उत्तर पुस्तिका की जांच अगर की जाए तो अगर उसमें कोडिंग प्रणाली को अपनाया जाएगा तो जो चेकिंग है वो और भी ज्यादा सरल हो पाएगी और भी ज्यादा विश्वसनीय हो पाएगी। पेंडिंग पंचायत निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ये उनकी प्राथमिकता अब उनके नए रोल में नई जिम्मेदारी में इसी के साथ पारंपरिक ढर्रे से निजात दिलवाना भी चुनौती रहेगी, क्योंकि लंबे समय से जो ढर्रा चला आता आ रहा है उससे निजात दिलवाना और उसमें तकनीकों को जोड़ना अपनी जिम्मेदारी के दौरान, नई जिम्मेदारी के दौरान उनका एक स्टेप इसमें रहेगा। अभी भी चुनाव परिणाम से लेकर अन्य नवाचारों में आयोग पिछड़ा हुआ है और निर्वाचन विभाग जैसे सिस्टमैटिक प्रणाली विकसित करने की उनके सामने चुनौती है। ये वो चुनौतियां जिन्हें फेस करने के लिए मधुकर गुप्ता तैयार है और सोमवार के बाद ज्वाइन कर सकते हैं मधुकर गुप्ता, यानी कि सोमवार के बाद में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। उससे पहले राजकीय अवकाश है, लेकिन सोमवार के बाद में ज्वाइनिंग की जानकारी है मधुकर गुप्ता की। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत तिरुपति यात्रा पर एयरपोर्ट पर प्रवासी राजस्थानियों ने उनका स्वागत किया और पत्नी हिमांशु और बेटी काश्मीनी भी उनके साथ रही, यानी कि तिरुपति यात्रा पर पहुंचे हैं। ये पारिवारिक यात्रा है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर प्रवासी राजस्थानियों को जैसे ही इस चीज की जानकारी लगी कि वहां वैभव गहलोत पहुंच रहे हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ। साथ मौजूद थी उनकी पत्नी हिमांशु और बेटी काश्मीनी भी और ये पारंपरिक स्वागत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरुपति बालाजी की यात्रा पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। आखिर सच कर दिखाया राज्य सरकार ने, आजादी का अमृत महोत्सव। सीएम गहलोत की पहल पर स्वतंत्रता सेनानियों के निवास पर भी ध्वजारोहण होगा। प्रदेश भर में 14 स्वतंत्रता सेनानियों के आवास पर ये ध्वजारोहण होगा। पेंशनधारी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के निवास पर सरकार ध्वजारोहण करवाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा। एक नई पहल, एक नया प्रयोग, एक नया प्रयास जो कि सफल सिद्ध होता हो। इस चीज को लेकर इस घोषणा के बाद खुशी भी, एक्साइटमेंट भी सभी में है, क्योंकि संबंधित जिलों में मंत्री जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के निवास पर भी पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे। एक तरीके का गौरव उनके लिए भी। तो आजादी का अमृत महोत्सव एक तरीके से साकार होता नजर आ रहा है। संबंधित मंत्री के साथ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और ये सभी लोग पहुंचेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के घर। वहां पर जाकर के ध्वजारोहण करेंगे, झंडारोहण करेंगे 15 अगस्त के इस पावन उपलक्ष्य में। स्वतंत्रता सेनानी के निवास पर पुलिस, गार्ड, बैंड, झंडारोहण, फूलों की सजावट होगी, रंगोली की व्यवस्था के आदेश और एक तरीके से चेरिश करना उनके जीवन को, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो अपना अब इतनी बलिदान दिए हैं, अपने परिवार से इतने समय तक दूर रहे, इतना रिस्क उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ लिया और उसके बाद में आखिरकार देश को आज़ादी दिलवाई। उनके जीवन को, उनके कार्य को एक तरीके से चेरिश करने के लिए, उसे सम्मानित करने के लिए एक नई पहल की गई है। जयपुर में राम सैनी, उमराव सिंह, अजमेर में किशन अग्रवाल, शुभाराम गहरवार, बारां में राधेश्याम भार्गव और भरतपुर में हुकुमचंद सैनी, रामजी लाल, ओम प्रकाश पांडे, बीकानेर में सत्यनारायण शर्मा, राजसमंद में मदन मोहन जाट, सीकर में कालिदास स्वामी, उदयपुर में मनोहर लाल औचित्य, ललित मोहन शर्मा, मनोहर लाल जैन के आवास पर ये झंडारोहण होगा। बाकायदा वहां पर तैयारियां की जाएगी, फूलों की सजावट रहेगी, देश के तिरंगे को वहां पर शान से झंडारोहण, ध्वजारोहण करने के लिए मंत्री पहुंचेंगे, कलेक्टर पहुंचेंगे, संभागीय आयुक्त वहां मौजूद रहेंगे। सामान्य प्रशासनिक सचिव जितेंद्र उपाध्याय ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
तो वहीं प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस पर जिलों में मंत्री करेंगे ध्वजारोहण। ज्यादातर मंत्रियों को जिलों में ही झंडारोहण का मौका मिला है। गहलोत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही मौका दिया है, यानी कि उनके जो जिले हैं, जो प्रभार के जिले हैं, वहीं पर झंडारोहण ध्वजारोहण करने का उन्हें मौका मिला है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद ये पहला झंडारोहण होगा। सीनियर मंत्री शांति धारीवाल और बीडी कल्ला गृह जिले में झंडारोहण करेंगे और मंत्रियों के अलावा एकमात्र महेंद्र चौधरी झंडारोहण के लिए अधिकृत हैं। सरकारी उप मुख्य सचेतक होने के बतौर उन्हें अधिकृत किया गया है। तो वहीं जोधपुर में सुभाष गर्ग झंडारोहण करने वाले हैं। डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर में, शांति धारीवाल कोटा में, हिमाराम चौधरी बाड़मेर में और प्रसादी लाल मीणा दौसा में, लालचंद कटारिया अजमेर में, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा में ये ध्वजारोहण करेंगे। डॉक्टर महेश जोशी सीकर में, रामलाल जाट भीलवाड़ा में, प्रमोद जैन भायाबारा में, विश्वेंद्र सिंह भरतपुर में, रमेश मीणा करौली में और उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर, साले मोहम्मद जैसलमेर और ममता भूपेश झुंझुनू में जाकर के ध्वजारोहण करेंगे। भजनलाल जाटव सवाई माधोपुर, टीकाराम जूली पाली और गोविंद राम मेघवाल श्रीगंगानगर में। इसके अलावा शकुंतला रावत अलवर में, ब्रजेंद्र ओला चूरू में, मुरारी लाल मीणा प्रतापगढ़ में, राजेंद्र गुढ़ा टोंक में, जाहिदा खान धौलपुर में, अर्जुन सिंह बामणिया डूंगरपुर में, अशोक चांदना बूंदी में, भंवर सिंह भाटी हनुमानगढ़ में और राजेंद्र यादव राजसमंद में पहुंचेंगे ध्वजारोहण के लिए। सुखराम बिश्नोई की अब बात कर लेते हैं। वो जाकर जालौर अपना ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुभाष गर्ग जोधपुर में और महेंद्र चौधरी नागौर में। शेष रहे जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश आज जारी किए। आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है और सैलानियों का सैलाब उमड़ा है। निःशुल्क प्रवेश की घोषणा के साथ ही पर्यटकों से गुलाबी नगरी गुलजार नजर आ रही है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। विदेशी सैलानियों की संख्या में भी इस बार काफी इजाफा, क्योंकि एक तो घोषणा यहाँ पर की गई है, मुफ्त में आप हेरिटेज प्लेसेस पर जा सकते हैं, आप वहाँ पर दिन अपना स्पेंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देश की संस्कृति से, राजस्थान की संस्कृति से उत्पोत होते हुए ये ऐसे फोर्ट्स और ऐसे स्थल जहाँ के लिए आज अभी इन दिनों में टिकट फ्री रखने की व्यवस्था है। तो ऐसे में विदेशी सैलानियों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि कोरोना के बाद में इस बार बिना पाबंदियों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला लगातार टूरिस्ट का जारी है। आमेर की बात करें, वहां पर भी काफी भीड़ देखने को मिली। लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं, मौसम का भी साथ मिल रहा है। इस मौसम में घूमने के लिए जल महल, नाहरगढ़ भी सर्वाधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। हवा महल है, जंतर मंतर है, वहां पर भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क, झालाना, आमागढ़ लेपर्ड सफारी में भी जोरदार आवक हुई है और जल महल से लेकर कनक घाटी, आमेर और बायोलॉजिकल पार्क तक वाहनों की भीड़, यानी कि कुछ ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्याएं भी सामने आई है, क्योंकि एक लंबा वीकेंड रहा है, कई छुट्टियां इसमें पड़ी है, मौसम का साथ मिला है और त्योहारों का सीजन शुरू हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव जिसके तहत टिकट्स भी नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे में वाहनों की भीड़ भी देखने को मिली। स्मारकों के सामने सेल्फी लेते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को सरकार तत्पर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। मंत्री बीडी कल्ला कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मंत्री रामलाल जाट, रमेश मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव इस कमेटी में शामिल है। युवा मामले व खेल विभाग से इसका प्रशासनिक विभाग जुड़ा गया है। युवा मामले और खेल विभाग सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। कैबिनेट सचिवालय सचिव जितेंद्र उपाध्याय ने इस पर अनुमोदन किया है, यानी कि इस फाइल पर अनुमोदन भी उनका आया है। तो इस खेल को, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को तत्परता के साथ में पूरा किया जा रहा है, क्योंकि जब इसका आयोजन किया जाएगा, सबसे बड़ी बात इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बुजुर्ग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी प्रकार की एज की सीमा नहीं होने के चलते अब लोगों में भी इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर खासा उत्साह है और ग्रामीण खेलों की प्रतिभाओं को आगे निकालने के लिए राज्य सरकार की एक अच्छी पहल, जिसको तत्परता के साथ में अब विभागवार इसका बंटवारा भी किया गया है कि कौन किस जिम्मेदारी को संभालेगा, ये जरूरी है और इसी को लेकर के अनुमोदन भी इस कार्यक्रम का किया गया। कॉमनवेल्थ में राजस्थान के खाली हाथ, 7 करोड़ राजस्थानी, एक भी पदक नहीं। 4 राजस्थानी खिलाड़ी गए थे कॉमनवेल्थ में। भावना जाट, मंजू बाला, अजय सिंह और देवेंद्र ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन एक भी खिलाड़ी इस बार पदक नहीं जीत सका।
दरअसल राजस्थान में पदक जीतने पर नौकरियां मिलती हैं, लेकिन पदक जीतने के लिए कोई सुविधा नहीं है। खुद खेल विभाग और खेल परिषद विवादों में रहते हैं। राजस्थान पुलिस की पूजा सिहाग ने हालांकि एक पदक जीता है, लेकिन पूजा सिहाग पड़ोसी राज्य हरियाणा की है। राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, लेकिन है हरियाणा से। लेकिन इस बार राजस्थान के हिस्से में एक भी पदक नहीं आए। ये सोचने वाली बात, क्योंकि 7 करोड़ राजस्थानी हैं, लेकिन एक भी पदक नहीं होना। बीती बार राजस्थान के हिस्से में काफी पदक आए थे, काफी मेडल्स आए थे। 4 राजस्थानी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में गए भी थे, लेकिन अपना खास जलवा इस गेम में, इस टूर्नामेंट में इस बार नहीं दिखा पाए, क्योंकि एक भी खिलाड़ी पदक नहीं जीत सका। इसलिए सवाल उठना भी लाजमी है। दरअसल राजस्थान में पदक जीतने पर नौकरियां देती है सरकार, लेकिन पदक जीतने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये भी बातें अब सामने आ रही है। खुद खेल विभाग और खेल परिषद विवादों में रहते हैं। राजस्थान पुलिस की पूजा सिहाग ने एक पदक जीता है, लेकिन पूजा सिहाग पड़ोसी राज्य हरियाणा की है, वो राजस्थान की निवासी है।